हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रोड सेफ्टी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए कहा है कि सिर्फ जिंदा रहना ही आर्टिकल 21 का मतलब नहीं है, बल्कि सेफ एनवायरनमेंट में जीने और सुरक्षित सफर करने का अधिकार भी राइट टू लाइफ का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट के सिंबल होने चाहिए, लेकिन अगर वहीं एक्सीडेंट और डेथ बढ़ रही है तो हाईवेज कॉरिडोर ऑफ प्रोग्रेस के बजाय कॉरिडोर ऑफ पेरिल्स बन जाते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट्स रोकने के लिए 13 पॉइंट्स सेफ्टी ब्लूप्रिंट दिया है और आर्टिकल 142 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज करते हुए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, रोड सेफ्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों माना गया है, और साथ ही हम आर्टिकल 142 को भी यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। और इसके साथ 13 पॉइंट रोड सेफ्टी ब्लूप्रिंट क्या है और इसका आम लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है ये हम लोग समझते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो केस में इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया। ये केस 2 नवंबर 2025 के दो अलग अलग रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड है, जहां 34 लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने नोटिस किया कि इंडिया में नेशनल हाईवे टोटल रोड्स का सिर्फ लगभग 2% है, लेकिन इन पर लगभग 30% रोड फैटेलिटीज होती हैं। यानी जितनी भी डेथ होती हैं हाईवेज पर एक्सीडेंट से उतना उसका 30% नेशनल हाईवेज पर होती है। मतलब हाईवेज कम है लेकिन डेथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा हाई स्पीड रोडवेज मस्ट नॉट बिकम है कॉरिडोर ऑफ पेरिल्स, राइट। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक यहाँ पर अम्ब्रेला ये दिया हुआ है, द प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला इंजीनियरिंग द राइट टू लाइफ ऑफ इंडियन हाईवे। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम इसको सिंपली समझते हैं। प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, राइट। इस डायग्राम का मेन आइडिया यह है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ सड़क बनाना नहीं बल्कि लोगों की जान की सुरक्षा करना भी है। यहाँ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला का मतलब है स्टेट यानी सरकार लोगों को एक्सीडेंट और अवॉइडेबल डेंजर से बचाने के लिए प्रोटेक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ क्या कहना चाहती है, अगर इलीगल पार्किंग हो, ब्लैक स्पॉट्स हो, खराब मॉनिटरिंग हो, इमरजेंसी रिस्पांस कमजोर हो और इन कारणों से लोगों की जान जाए तो यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि गवर्नेंस फेल्योर है। इसीलिए सेफ हाईवे राइट टू लाइफ का हिस्सा है। इस के माध्यम से हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हाई स्पीड रोडवे मस्ट नॉट बिकम अ कॉरिडोर ऑफ पेरिल्स। यानी इसका मतलब है कि हाईवे डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के लिए बने हैं, ना कि मौत के रास्ते बनाने के लिए। कोर्ट ने माना कि इलीगल पार्किंग, ब्लैक स्पॉट्स, पुअर सर्विलेंस, एनक्रोचमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस की कमी, ये सभी अवॉइडेबल रीजन है और अगर स्टेट इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो ये आर्टिकल 21 के वायलेशन के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंपॉर्टेंट बात कही इसको भी हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट के पास जब लिथल स्टैटिकल पैराडॉक्स यानी एक डेटा आता है और यहाँ पर बोला कि इंडिया जो टोटल रोड लेंथ है उसमें नेशनल हाईवे का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2% है, और जितनी जो डेथ होती हैं एक्सीडेंट से, रोड एक्सीडेंट से जितनी भी डेथ होती हैं वहाँ पर 30% शेयर इन नेशनल हाईवेज पर ही होता है। और यहाँ पर जो डायग्राम सेकंड है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2% रोड्स बट 30% डेथ्स, कॉरिडोर ऑफ पेरिल्स। सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसका हम सिंपल तरीके से समझते हैं। ये डायग्राम एक शॉकिंग डेटा दिखा रहा है। नेशनल हाईवे इंडिया के टोटल रोड का सिर्फ 2% है, लेकिन रोड डेथ्स जो होती हैं उसका लगभग 30% इन्हीं हाईवेज पर होता है। मतलब हाईवेज कम है लेकिन एक्सीडेंट और डेथ बहुत ज़्यादा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवेज कॉरिडोर ऑफ प्रोग्रेस होने चाहिए, कॉरिडोर ऑफ पेरिल्स नहीं। कॉरिडोर ऑफ पेरिल्स का मतलब ऐसा रास्ता जो लोगों की जान के लिए डेंजरस बन जाए। कोर्ट कह रही है कि अगर हाईवेज अनसेफ है तो डेवलपमेंट अधूरा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या इंपॉर्टेंट बात कही उसको हम लोग समझते हैं कि राइट टू लाइफ सिर्फ इलीगल किलिंग से प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे।
अगर सिंपल वर्ड में हम समझें तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोड्स इतनी सेफ हों कि लोग बिना अननेसेसरी डेंजर के ट्रैवल कर सकें। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि रोड सेफ्टी एक लग्जरी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इसलिए कम्यूटर सेफ्टी को राइट टू लिव विद डिग्निटी का इम्पोर्टेंट पार्ट माना। अब साथ ही यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 30 पॉइंट डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 21 ये क्या है, राइट टू लाइफ क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो संविधान का हमारे संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। यह एक फंडामेंटल राइट है, राइट। ये राइट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से बिना लीगल प्रोसीजर के वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति की अगर जान ली जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर, राइट, तो उसे उसकी लाइफ से वंचित तभी किया जा सकता है जब उसका प्रोसीजर जो है वो लीगल हो, है ना, कानून के दायरे में रहकर हो। ये राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता है। लेकिन टाइम के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है। यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कि अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं इसको हम लोग देखेंगे, राइट। इससे पहले इसका इवोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम 3 है कि इवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 21 नेगेटिव गारंटीज टू पॉजिटिव मैंडेट, इसका हम सिंपल एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। डायग्राम आर्टिकल 21 की बदलती इंटरप्रिटेशन को समझाता है। यानी पहले आर्टिकल 21 का मतलब क्या था, ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन अगर बात करें तो गवर्नमेंट बस आपकी लाइफ इलीगली नहीं ले सकती। यानी अगर गवर्नमेंट या स्टेट किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ से वंचित करती है तो वो कानून में रहकर ही करेगी, कानून के तहत ही करेगी, आपकी लिबर्टी छीन नहीं सकती। मतलब स्टेट का रोल सिर्फ इंटरफेयर न करना था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है यहाँ पर इस केस में, एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन में अब स्टेट की ड्यूटी सिर्फ हार्म करना नहीं है बल्कि लोगों की सेफ्टी एक्टिवली इंश्योर करना भी है। मतलब गवर्नमेंट को सेफ एनवायरनमेंट, सेफ हाईवेज, बेटर इमरजेंसी सिस्टम, एक्सीडेंट प्रिवेंशन भी देना। डायग्राम का एरो है ना, ये सब यहाँ पर दिखाता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, सेफ कम्यूटिंग एनवायरनमेंट, राइट। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम का एरो है ये क्या दिखा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सेफ कम्यूटिंग एनवायरनमेंट, सिंपल मीनिंग राइट टू लाइफ, जब सेफ ट्रेवल को भी इंक्लूड करता है, राइट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। अब आर्टिकल 21 का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पर, देखिए कि आर्टिकल 21 जितने भी हमारे संवैधानिक आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल 21 को बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन हुआ है टाइम टू टाइम। रोड सेफ्टी जॉइंस एन एक्सपेंसिव हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, राइट। अब आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं ये हमारे फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे हमको देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसमें इंक्लूड होता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी डिग्निटी के साथ जीवन जीना, राइट टू लाइवलीहुड का अधिकार, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्रिवेसी, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन और राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। अब और सेफ कम्यूटिंग इन्वायरमेंट भी इसका हिस्सा माना गया है। तो आप यहाँ पर इस देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इंटरप्रिटेशन हुआ है, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन अगर किसी आर्टिकल का हुआ है तो वो है आर्टिकल 21। 2017 का राइट टू प्राइवेसी जब केस आता है, ये केस था पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पर 9 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट। तो इसको राज्य इससे छीन नहीं सकते। यहाँ पर ये पूरा आपको जजमेंट दिखाई देता है। होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। राइट टू प्राइवेसी का केस जो कनेक्शन हम बात कर रहे थे कि 2017 में ये जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आया था। तो संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन हुआ है तो वो है आर्टिकल 21, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल 142 क्या है। सिंपली इसको समझ लेते हैं यहीं पर कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है।
सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको कहें तो अगर किसी सिचुएशन में नॉर्मल लॉ एडिक्वेट सॉल्यूशन नहीं दे रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए स्पेशल डायरेक्शन इश्यू कर सकता है। आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें लिखा है कंप्लीट जस्टिस, मतलब अगर सरकार और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई गैप दिखाई देता है, सरकार अगर समय पर कोई लॉ नहीं ला सकती है ना, और कोई गैप दिखाई दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, डायरेक्शन इशू कर सकती है। और सुप्रीम के कोर्ट के द्वारा जो जारी स्पेशल डायरेक्शंस होते हैं उनका इम्पैक्ट भी उतना ही होता है जितना कि हम हमारे पार्लियामेंट से पास लॉ का, राइट, यानी जितना हमारी संसद से जो पास कानून है उसका जितना इफेक्ट होता है, जितना इम्पैक्ट होता है, राइट, जितना इन्फोर्स होता है, उतना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिए गए डायरेक्शन का होता है। ये आर्टिकल 142, राइट। अब यहाँ पर क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यही पावर का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, NHAI, पुलिस, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया है यहाँ पर, है ना। अब ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस चुके, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज राइट, यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर अब देखिए जुडिशियल कैटालिस्ट बाईपासिंग इनर्शिया टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। आप देखते हैं हमारे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें डिले रहता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की अगर बात करें, स्लो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल अप्रूवल मिलेगा, फिर डिलेड एनफोर्समेंट होता है उनका, यानी कानून का जो क्रियान्वयन है वो बहुत लेट होता है। लेकिन आर्टिकल 142 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, ये डायरेक्टिव्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं और ये बाइंडिंग नेशन वाइड मैंडेट होते हैं बेसिकली, यानी ये राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार पर, जितनी भी अथॉरिटीज हैं उन पर बाइंडिंग होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी ये लागू होते हैं। फिर द फैक्ट टू पुट ऑन एंड टू द डिस्प्यूट्स, और जितना जल्दी हो सकता है वो चूंकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, इसीलिए आर्टिकल 142 का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, और ये अभी ज़्यादातर न्यूज़ में भी रहा है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही क्या किया है, 30 पॉइंट सेफ्टी ब्लूप्रिंट दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हाईवे पर इलीगल पार्किंग बैन, इसको सबसे पहले जो है बात की है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्पेशल जॉइनिंग इंटरवेंशंस और सर्विलेंस एंड टेक इंटीग्रेशन है, इमरजेंसी क्राइसिस रिस्पॉन्स है। इसके रिगार्डिंग हम एक एक पॉइंट को डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी हैवी या कमर्शियल व्हीकल नेशनल हाईवे पर रैंडमली पार्क नहीं होगा, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्किंग बेज होंगे, लेवेज होंगे, वे साइड अमेनिटीज में ही पार्किंग अलाउड होगी। अभी जनरली क्या होता है कि नेशनल हाईवेज पर आप देखेंगे तो ट्रक को कहीं भी, जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं बेसिकली, उनको कहीं भी पार्क कर दिया जाता है और सडनली पार्क कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे रोड एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि इलीगल पार्किंग बैन कर दी जाएगी टोटली, डेजिग्नेटेड पार्किंग पर ही, डेजिग्नेटेड पार्किंग बेस पर ही पार्क कर सकेंगे, राइट। बाय ले वाइज पर बे साइड एमेनिटीज में ही पार्किंग अलाउड हो गया। सिंपल रीज़न इसका ये है कि बहुत से एक्सीडेंट खाली ट्रक्स और बसेस से टकराने की वजह से होते हैं, स्पेशली नाइट ड्राइविंग, फॉग हो, तब सर्दियों में पुअर विजिबिलिटी में पार्क्ड व्हीकल्स डेथ ट्रैप बन जाते हैं, राइट। दूसरा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात की गई है यहाँ पर, ATMS, राइट। ATMS का मतलब क्या है ये, तो कोर्ट ने ATMS यूज करने को कहा। ATMS का काम है हाईवेज मॉनिटर करना, इलीगल पार्किंग डिटेक्ट करना, कहीं भी इलीगल पार्किंग है उसको डिटेक्ट करना, GPS बेस्ड अलर्ट्स भेजना, ई चालान जनरेट करना। ये टेक्नोलॉजी कैमरास, सेंसर्स, GPS ट्रैकिंग का यूज करेगी, राइट। सिंपल वर्ड्स में हाईवे को स्मार्ट हाईवे बनाया जाएगा। अब यहीं पर देखेंगे तो 60 डेज का क्या किया है यहाँ पर, बेसिकली ये ATMs सिस्टम है यहाँ पर, एनफोर्समेंट, कैप्चर, डेटा ट्रैकिंग, अलर्ट एंड रिले, ये पूरा का पूरा एक आपको चक्र दिखाई देता है
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, टीएमसीसी कैमरास होंगे, वीएसडी स्पीड डिटेक्टर्स लगाए जाएंगे, वीआईएसडी कैमरास होंगे। ये क्या करेंगे, डेटा ट्रैकिंग करेंगे, सिस्टम कैप्चर, जीपीएस और टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफिक एविडेंस होंगे, यहाँ पे अलर्ट रिलेज रहेंगे और एनफोर्समेंट होगा, सीमलेस इंटीग्रेशन विद ऑटोमेटिक ई चालान जनरेट हो जाएगा, राइट, इनके द्वारा। अब इसके साथ ही क्या किया है कि 60 डेज का, यहाँ पे आप देखेंगे कि 60 डेज का के अंदर कंप्लायंस करना है जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है, एंड कोर्ट ने स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दी है, सब अथॉरिटीज़ को 60 डेज के अंदर डायरेक्शन इम्प्लीमेंट करनी होंगी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली पॉलिसीज अनाउंस होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिले होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। अब हाईवे के पास इलीगल ढाबास और कंस्ट्रक्शन पर बैन भी लगा दिया गया है। कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पर राइट ऑफ वे क्या होता है, इसको समझते हैं कि राइट ऑफ वे का क्या मतलब है। नेशनल हाईवेज पर रोड के दोनों तरफ की वो गवर्नमेंट कंट्रोल लैंड स्ट्रिप जहां फ्यूचर एक्सपेंशन, सेफ्टी जोन और यूटिलिटीज मेंटेन की जाती है। अगर वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो विजिबिलिटी रिड्यूस होती है, कंजेशन बढ़ता है, एक्सीडेंट इंक्रीज होते हैं, राइट। यानी हाईवे की दोनों तरफ की वो खाली ज़मीन, जैसे सपोज दैट कि अभी 4 लेन सरकार ने बनाई है ना, कोई सड़क हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो 4 लेन है, तो आगे सरकार क्या करती है फ्यूचर में उसको 6 लेन बनाने के लिए पहले से सड़क को क्या करते हैं, उतनी जगह बचा कर रखती है सरकार, उतना जमीन को जो है एक्वायर करके रखती है। और उस पर धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पे कंजेशन बढ़ने लगता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगता है, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे, राइट। इस तरह का जो लैंड होता है। अब यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर डिमोलिशन की भी बात की गई। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको डायरेक्ट किया है कि सब अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर डिमोलिश किए जाएं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करना होगा रेसिडेंटल जो लैंड है बेसिकली वहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये हाईवे मिड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इश्यू नोटिस जारी करना होगा। रेसिडेंटल लैंड यूज 40 मीटर्स तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। ये जो रेसिडेंटल लैंड यूज है यहाँ पर 40 मीटर्स तक ही इसको यूज कर पाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा इसका। कमर्शियल लैंड यूज 75 मीटर्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ये यहाँ पर कमर्शियल यूज की बात की गई है, यानी मिड पॉइंट से हाईवे का जो मिड पॉइंट है वहां से लेकर 75 मीटर्स के बाद यहाँ तक, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कमर्शियल यूज कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हाईवे के मिड पॉइंट से मेजर होगा, है ना। तो हाईवे के बिल्कुल पास अनकंट्रोल्ड कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ। इससे क्या होगा, ट्रैफिक इंटरफेरेंस कम होगा, एक्सीडेंट रिस्क रिड्यूस होगा। अभी जनरली क्या होता है कि हाईवेज के जस्ट पास से ही आप देखेंगे तो हाउस का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिखाई देगा। अब यहाँ पर डेडिकेटेड हाईवे सर्विलेंस टीम की भी बात की गई है। यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर डेडिकेटेड सर्विलेंस टीम भी स्टेब्लिश करनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। NHAI को कंप्लीट ऑपरेशंस यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि स्टेट पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को स्पेशल हाईवे मॉनिटरिंग टीम बनानी होगी। ये टीम 24/7 पेट्रोल, इलीगल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग, एनक्रोचमेंट चेकिंग, एक्सीडेंट प्रिवेंशन के काम करेंगे। NHAI को यहाँ पर क्या है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल करना होगा। NHAI को भी डायरेक्शन दिया है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया गया है कि सब 4 लेन और 6 लेन हाईवे पर TMCC कैमरास लगाए जाएंगे। यहाँ पर इनको बोला है कि TMCC कैमरास लगाओ, या स्पीड डिटेक्टर्स लगाना है, VIDS कैमरास लगाना है, वेरिएबल मेजर मैसेज साइन बोर्ड्स लगाने, इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस फुली ऑपरेशनल होना चाहिए। यहाँ पर ये सारे के सारे डायरेक्शन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया। सिंपल मीनिंग, अगर हाईवेज पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा इससे, है ना। साथ ही इसके इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम इम्प्रूव करना। कोर्ट ने कहा कि हर 75 किलोमीटर के इंटरवल पर, यहाँ पर 75 किलोमीटर के इंटरवल पर BLS एम्बुलेंस और रिकवरी क्रेन्स अवेलेबल होने चाहिए। BLS एम्बुलेंस क्या होती है, इसका मतलब है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। ये इमरजेंसी फर्स्ट एड एंड ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस है कि रोड एक्सीडेंट में गोल्डन आवर बहुत क्रिटिकल होता है। यानी पहले के जो शुरुआती जब एक्सीडेंट होता है उस समय का जो टाइम है उसको हम गोल्डन आवर्स बोलते हैं। अगर क्विक मेडिकल रिस्पांस मिल जाए बहुत सी जानें बच सकती हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रॉडर मैसेज है, कोर्ट का मैसेज सिर्फ ट्रैफिक रूल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये जजमेंट एक्चुअली वेलफेयर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। ये है ना, को एम्फेसाइज करता है। कोर्ट कह रहा है कि डेवलपमेंट सिर्फ रोड्स बनाना नहीं होता, बल्कि उन रोड्स को सेफ बनाना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब वाई दिस जजमेंट इज हिस्टोरिक, ये जजमेंट हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि सबसे पहला बात है कि रोड सेफ्टी को फंडामेंटल राइट से लिंक किया गया है। यहाँ पर पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब इतना स्ट्रांगली कहा गया है कि सेफ ट्रेवल आर्टिकल 21 का पार्ट है। स्टेट अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया गया यहाँ पर। अब गवर्नमेंट सिर्फ एक्सीडेंट को अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट बोलकर एस्केप नहीं कर सकती। अगर नेग्लिजेंस है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रेज होगी। तीसरा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रिवेंटिव गवर्नेंस पर फोकस है। यहाँ पर प्रिवेंटिव गवर्नेंस का मतलब है कि जजमेंट पनिशमेंट के बजाय प्रिवेंशन पर फोकस करता है। स्मार्ट सर्विलेंस, प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एनक्रोचमेंट कंट्रोल, ठीक है ना। फोर्थ जो इसका जजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोड सेफ्टी मॉडल की बात की गई। कोर्ट ने क्लियरली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करने को कहा। एआई बेस्ड सर्विलेंस होना चाहिए, जीपीएस एविडेंस, ई चालान इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर स्पीड में बहुत तेजी स्पीड से कोई भी वाहन जाता है तो उसका ई चालान हो, राइट। स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हो। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हैं सबसे बड़ा, लेकिन जो है वो प्रॉब्लम ये है कि फंडिंग इशू हो सकता है, कोऑर्डिनेशन गैप भी हो सकता है स्टेट और सेंटर के बीच में, एजेंसीज के बीच में। स्टेट की कैपेसिटी कितनी है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन देखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टेट की कैपेसिटी नहीं होती और स्टेट की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है या महाराष्ट्र है या जितने भी बड़े स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर, लार्जेस्ट स्टेट्स हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उनकी लेंथ इतनी है तो उनको उनके साथ में इतना सारा सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, करप्शन दिखाई, एंक्रोचमेंट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पर अलग एक इशू है। टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस है ना, ये अपने आप में एक इशू है। अगर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं हुई तो डायरेक्शंस पेपर तक लिमिटेड रह सकते हैं। होप्स हो कि अब से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर हमने ये देखा था कि यहाँ पिलर सर्ड मैंडेटिंग 75 किलोमीटर रेडियस फॉर क्राइसिस रिस्पॉन्स, जो हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर टोल प्लाजा, वे साइड एमिनिटीज, डेडिकेटेड पोस्ट हो। साथ में हमने यहाँ पर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के भी बारे में बात किया। यहाँ पर कैसे आर्टिकल 21 का बेसिकली इंटरप्रिटेशन हुआ है टाइम टू टाइम, और ये कैसे इसका दायरा बढ़ा है आर्टिकल 21 का, है ना। राइट टू प्रिवेसी को, इसको भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे पुट्टू स्वामी केस है ना, पुट्टा स्वामी केस है 2017 का। और साथ में इसके हमने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिकली आर्टिकल 142 है हमारे संविधान को, उसको लेकर भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। होप्स। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट सिर्फ रोड सेफ्टी ऑर्डर नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के इवॉल्विंग नेचर के एग्जांपल्स हैं। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू सेफ लाइफ। अगर हाईवेज अनसेफ हैं तो डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। ये जजमेंट हमें बताता है कि गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं, बल्कि ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी है। और इसीलिए सेफ रोड्स अब सिर्फ पॉलिसी इशू नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुके हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर यूपीएससी करंट अफेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।